प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स के साथ आपकी होस्ट आलिया आपके सामने। आज हमारे प्रोग्राम में काफी अरसे के बाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं ताहिर गोरा साहब, जो कि ब्रॉडकास्टर हैं, एंकर पर्सन हैं, एनालिस्ट हैं और फिक्शन राइटर भी हैं। ताहिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो वंस अगेन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी, प्लीज, थैंक यू। ताहिर साहब, एक तो ये कि आप अभी अभी इंडिया से वापस लौटे हैं और ऐसे वक्त में आपने वहां पे विजिट किया कि जब बहुत हैपनिंग्स थी, इतना कुछ हो रहा था अंबानी की शादी से लेकर और क्या क्या कुछ वहां पर होता रहा। तो आपसे वो भी जानना चाहेंगे कि आपने कैसा पाया इस दौरे में इंडिया को। और उसी के साथ एक खबर मैं देख रही थी कि क्या इस वक्त लेटेस्ट खबरें चल रही हैं, तो कुछ इंडियन मीडिया पे कुछ ऐसी मुझे खबरें मिली जिसमें कि शायद इंडिया की तरफ से जो है वो आईएमएफ को ये एक रिमाइंडर नोट के तौर पर कहा गया है कि आईएमएफ ने जो पाकिस्तान को इस अभी पैकेज देना है, जो पैसे देने हैं, उसमें ये ख्याल रखा जाए कि वो पैसे जो हैं वो एक तो ये कि आर्म फोर्सेस पे यूज ना हो, उनका पर्पस क्या हो, वो कंट्रीज को रीपे करने के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। कुछ इस तरह की खबर जो है अभी अभी मुझे मिली। मैंने सोचा कि चलें देखते हैं ये क्या, इसके ऊपर भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। लेकिन सर, पहले आप ये बताइए कि आप वहां पर पहुंचे और इतना बहुत कुछ हो रहा था, क्या आप भी किसी बहुत बड़ी शादी में शरीक हुए हैं? कैसी आपकी वहां पर जो है कोई मीटिंग्स थी और कैसा रहा विजिट आपका? देखिए, वहां पे तो बहुत कुछ होता रहता है बॉलीवुड की दुनिया में, बिजनेस की दुनिया में, पॉलिटिक्स की दुनिया में। ऑफ कोर्स मेरा वहाँ की बड़ी बड़ी हैपनिंग से कोई ताल्लुक तो नहीं है। मैं तो एक वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गया था। यह मेरा दूसरा बड़ा मकसद ये था कि मैं राम मंदिर पे जाऊं, राम जी के दर्शन करूं। वो मैंने किया, मेरे लिए एक ब्लेसिंग वाली बात थी, क्योंकि वहाँ पे हर रोज 4-5 लाख लोग पहुंच रहे हैं राम मंदिर। तो अयोध्या गए, वहाँ पे मेरा ख्याल है जो हमने काम किया, दर्शन किए, तो वो शायद मेरे लिए तो किसी बहुत बड़ी शादी से भी बड़ा वाकया था। अलबत्ता जो अंबानी फैमिली का एक प्री वेडिंग इवेंट चल रहा था जिसको पूरी दुनिया देख रही थी, तो वो हमने भी सिर्फ अखबारों में देखा, टेलीविजन पे देखा। मैं जब भारत में था, तो मैं सच्ची बात आपको बताऊं कि भारत में ये खबर अ, इतनी बड़ी खबर नहीं थी जितनी भारत से बाहर ये बड़ी खबर है। जितनी क्योंकि पाकिस्तान में। भारत में, हाँ, मतलब मैं अंबानी की वो जो प्री वेडिंग सेरेमनी हो रही है उनके बच्चों, उनके बेटे की, तो वो भारत की मतलब मैं जब न्यूज़पेपर उठाता था सुबह का, हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया या मिंट, मैं जिस होटल में ठहरा हुआ था वहां, तो वो खबर जो थी ना वो कहीं अंदर के सफे पे आती थी। बाहर के पेजेस पे बड़ी बड़ी खबरें और थी। जयशंकर की स्टेटमेंट्स होती थी, वहाँ इलेक्शन हो रहे हैं 2024 में, उसकी खबरें होती थी। भारत का जो वर्ल्ड स्टेज पे जो रोल है वो खबरें होती थी। तो ये जो शो से रिलेटेड दुनिया है, ये वैसे भी फ्रंट पेज की खबर कम होती है, अंदर की खबरें होती हैं और ये रूटीन की खबरें हैं। ये भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तरह से सॉफ्ट पावर का उनका एस्पेक्ट है। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए, अंबानी के बेटे की जो प्री वेडिंग वहां पे चल रही थी, उसमें आपने भी देखा, हमने भी देखा, दुनिया के बड़े बड़े लोग पहुंचे हुए थे। बिल गेट्स थे, मेटा एग्जैक्टली। के मालिक थे, ठीक है ना। तो वो सारे बड़े लोग थे। भारत देखिए बिजनेस का एक बहुत बड़ा हब है। भारत सिविलाइजेशन का एक बहुत बड़ा हब है। भारत कोई छोटा मुल्क नहीं है अगर आप उसकी सिविलाइजेशन के एतबार से देखें, आप उसकी बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप के एतबार से देखें, उसका दुनिया में जो रोल है उसके एतबार से देखें। ऑलरेडी इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया की बन चुका है और दुनिया की स्टॉक मार्केट में इंडिया चौथे नंबर पे है। तो फिर इंडिया के जो लोग हैं वो बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप उनमें बहुत है, वो बहुत उसमें जाने जाते हैं। उनकी भले से जो इकोनॉमी है वो +3 ट्रिलियन है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत सारे बिजनेसमैन से बात की, मेरी मुलाकात हुई, तो मतलब वो कोई इतने बड़े बिजनेसमैन नहीं थे। कोई 500 मिलियन का किसी का होगा बिजनेस, किसी का 1 बिलियन का होगा। तो इस तरह के 2-4 लोगों से मेरी भी मुलाकातें रही। तो वो ये कहने लगे कि हमारा तो ये जो पैरेलल इकोनॉमी है वो शायद कोई 4-5 ट्रिलियन की हो फर्दर। तो इंडिया इज होपिंग टू हैव इट्स सॉर्ट ऑफ अ 10 ट्रिलियन इकोनॉमी इन नेक्स्ट 5 years। तो इंडिया तो ये अपना उसने टारगेट रखा हुआ है।
तो मतलब मुझे जो वहां पे बैठ के फील हो रहा था, अब हम व्हाट्सएप की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, जो हमारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट दोस्त हैं, तो वो उनके भी मैसेज आ रहे होते हैं और वो सारा कुछ, तो वो ये मतलब वो इंडिया के बारे में इतनी नई बातें कर रहे होते हैं, उनके व्लॉग वो सब आ रहे होते हैं जी, कि जैसे पता नहीं इंडिया क्या है। तो वो पाकिस्तानी, आज के पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी, एनालिस्ट भी इंडिया को तो समझते ही नहीं है ऑनेस्टली। वो बस बहुत ही, जैसे पंजाबी का एक एक्सप्रेशन है, टेवे लगाते रहते हैं, या अपने बाइसेस की बुनियाद पर, अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग की बुनियाद पर बातें करते रहते हैं। मैंने एक करीबी जैसे कि दोस्त सर ताई जो साहब, जैसे कि सोशल मीडिया पर पिक्चर चलती रही नीता अंबानी की, कि जिसमें उन्होंने जो जी एमरल्ड का सेट पहना हुआ है उसके ऊपर कहा गया कि जी ये पाकिस्तान की जीडीपी के मतलब पहना हुआ है उन्होंने, कैजुअली वेयरिंग जी पाकिस्तान मोर देन पाकिस्तान जीडीपी। तो ये झूठ तो नहीं है वैसे? होगा, सच होगा। देखिए, मैं टोरंटो में इंडिया जाने से पहले एक छोटी सी महफिल थी जिसमें मेरे इंडियन दोस्त थे, तो वहां पे कोई 20-25 लोग थे। तो उन्होंने कहा कि हाँ, इन सब का जो बिजनेस है टोरंटो में, जो इंडियंस रहते हैं, मैं उनकी बात, 20-25 लोगों का अगर बिजनेस टोटल मिला दिया जाए, उनके बिजनेस की वर्थ, तो वो पाकिस्तान जो आईएमएफ से लोन ले रहा है उससे ज्यादा था। और वो लोग हैं अब अमेरिका में, जब दो बिजनेसमैन इंडियन बैकग्राउंड के, इससे भी ज्यादा अमीर हैं। मैं टोरंटो की बात कर रहा हूँ कि इंडियन बैकग्राउंड के बिजनेसमैन जो हमारे दोस्त हैं, इतने डाउन टू अर्थ हैं, जो मतलब शायद मैं तो एक मामूली सा आदमी हूँ, वो मेरे से भी ज्यादा सादा जिंदगी गुजारते हैं, और वो बिलियनर्स हैं। और वो 5-6 मिल जाए जब कभी बैठ के, तो उनका जो टोटल उनके एसेट्स होते हैं, वो पाकिस्तान जो मदद मांग रहा होता है आईएमएफ से, उससे भी ज्यादा होती है। तो ये है, पाकिस्तानी समझते नहीं है, ना इंडिया को, ना इंडियंस को। और खासतौर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से और उनकी टीम के हवाले से, इनके अपने बड़े शदीद बायसेस हैं। और देखिए, मैंने एक एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मेरे दोस्त हैं जो इत्तेफाक से अमेरिका में रहते हैं, तो उनसे मेरी कोई बात हो रही थी, तो वो अपने टीवे मुझे बता रहे थे जी कि देखिए मोदी जी की तो पॉपुलैरिटी नहीं रही, फलां है, टीम है ये। मैंने कहा भाई बात सुनो, तुम सिर्फ पाकिस्तान पे फोकस रखो, तुम नहीं समझ सकते इंडिया को। तुम अपनी लाइकिंग या डिसलाइकिंग की बुनियाद पर, वो मुझे कहने लगे इंडिया में तो बड़ी गुर्बत है, फलां है, ठीक है। मैंने कहा यार देखो बात सुनो, तुम अमेरिका में रहते हो, वहां पे भी लोग सड़कों पे मांग रहे होते हैं। और मतलब पाकिस्तान का हाल मुझे बताओ, चूंकि तुम 24 घंटे पाकिस्तान की बात करते रहते हो, तो तुम बस उसी फिक्र में लगे रहो, तुम इंडिया को नहीं समझ सकते। इंडिया दुनिया की, देखिए, तीसरी चौथी बड़ी सिविलाइजेशन है। चाइनीज सिविलाइजेशन है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, इंडिया इज ऑलमोस्ट थर्ड सिविलाइजेशन। बल्कि अगर आप देखें तो वो सेकंड बड़ी सिविलाइजेशन बनती है। चाइनीज सिविलाइजेशन भी एक तरह से बुद्धिज्म, वो सब इंडिया से डिराइव है। अच्छा जी, पैसे वैसे की बात छोड़े, मैं सिविलाइजेशन की सिर्फ बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा अगर हम पाकिस्तानी अक्लमंद होते, अपने आप को अपनी मदरलैंड यानी इंडिया से जोड़ते, तो हम भी उस सेकंड बड़ी सिविलाइजेशन का हिस्सा बनते। ये सिर्फ सोचने का अंदाज है, ठीक है। तो मतलब अरबों की एक सिविलाइजेशन है, वो बहुत बढ़िया है, चाइनीज की है, ये जो स्लाविक नेशंस हैं, ये यूरोपियन बैकग्राउंड के लोग हैं, थोड़े मुख्तलिफ है। तो यही दुनिया की 3-4 सिविलाइजेशन है ना, या अफ्रीकन सिविलाइजेशन है। तो अब तो पाकिस्तानी तो इंडिया से कंपेयर ही नहीं कर सकते ना, वो तो सिर्फ और सिर्फ उसका हिस्सा बन जाए, तो ये उनकी खुशकिस्मती है, अगर वो बनना चाहे तो, अगर लेकिन उनके ताहिर साहब, नसीब हमने अच्छे हों। जी जिस जी तरह आपने कहा, हमने अरब सिविलाइजेशन का हिस्सा बनने की कोशिश की और उसका वो मुंतखब किया। तो ये बताइए कि आपकी पंजाबी कॉन्फ्रेंस और ये वहां पे तो खैर लिटरेरी भी इतने प्रोग्राम्स होते हैं, मैं देख रही थी डॉक्टर इश्तियाक अहमद भी वहीं पर हैं, जी जी भाई, और बिल्कुल भी कई बिल्कुल। लोग, साजिद तारड़ भी वहीं पर विजिट के लिए जो है गए हुए हैं, डॉक्टर चंद्रपाल शर्मा, जिसको भी मैं देख रही हूँ कि जो हमारे प्रोग्राम्स का हिस्सा रहते हैं वो सब वहीं पर नजर आए, या पता चला कि खबरें आई कि वो वहां पर है। तो उन सब से आपकी मुलाकात रही, या आप मतलब ये कैसा रहा आपका लिटरेरी फेस्टिवल, और वहां पे खास तौर पर अदब, लिटरेचर, कल्चर के हवाले से क्या बहुत डेवलपमेंट हो रही है? ऑफ कोर्स लिटरेचर कल्चर के हवाले से बहुत डेवलपमेंट हो रही है। और मतलब आपने बात की, मैं उस पर थोड़ा सा तबसरा करूंगा कि पाकिस्तानी अपने आप को अरब सिविलाइजेशन से जोड़ने की कोशिश करते हैं।
इवन जो अरब सिविलाइजेशन है वो बड़ी यूनिक सिविलाइजेशन है। पाकिस्तानियों का या इंडियन मुसलमानों को उससे कोई लेना देना नहीं है, ना अरब उनको अपना हिस्सा समझते हैं। आप दुबई में आती जाती हैं, मैं भी आता जाता हूँ, या सऊदी अरब हो या बहरीन हो, तो वहां पे इतने पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी रहते हैं, काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। अरब सिविलाइजेशन बिल्कुल डिफरेंट है उनकी सिविलाइजेशन से। हम्म। तो है मतलब जो इंडिया की सिविलाइजेशन है जिसका हम भी हिस्सा है, उस एतबार से वहाँ पे बहुत लिटरेरी काम हो रहा है, कॉन्फ्रेंसेस होती रहती है, हर वक्त कुछ ना कुछ हो रहा होता है, बुक फेस्टिवल हो रहा होता है। आपने बातचीत दोस्तों की हमारे मोहतरम दोस्त हैं इश्तियाक साहब, मेरी फ़ोन पे 2-3 बार बड़ी तफसीली बात हुई जब वो दिल्ली में ही थे, मैं भी दिल्ली में था, और वो हमने तय किया कि हम मिलेंगे, लेकिन कुछ थोड़े से उनकी तबीयत नासाज हो गई। जिस दिन हमने मिलना था वो आ ना सके। उन्होंने हमारी वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस में आके बोलना भी था एज अ की नोट स्पीकर, तो लेकिन वो आ ना सके। तो बहरहाल वो अपने एक तरह से निजी दौरे पे थे, अपनी वाइफ के साथ वहाँ गए हुए थे। साजिद तारिक साहब का मुझे पता चला, मैं भी बिजी था, शायद वो भी बिजी थे, मैंने उनको टेक्स्ट मैसेज किया, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं अब दिल्ली से निकल के बंगलोर आ चुका हूँ, वहाँ से गालबन चंडीगढ़ जाऊँगा और फिर वापस यूएस जाऊँगा। तो यूँ हमारा सिर्फ व्हाट्सएप पे एक दूसरे से राब्ता हुआ, मुलाकात नहीं हो सकी। तो सही। इंडिया तो देखिए एक बहुत बड़ा जहान है, और खुशी होती है। मैं हर साल जाता हूँ, हर साल इन्हीं दिनों में ऑलमोस्ट जनवरी फरवरी में जाता हूँ, और वहाँ जाके हमेशा अपनाइयत का एहसास होता है। वही असल बात ये है आलिया, आपके खुद महसूस करने की बात है। हम्म। मतलब अगर आप इंडिया को अपना घर समझेंगे तो इंडिया आपको अपने गले लगाएगा। अगर इंडिया जाके आपका मकसद अपने बाइसेस लेके जाना और वहां कीड़े निकालना है, तो ऑफ कोर्स इंडिया पे एक दफा तो आपको आने देगा, दूसरी दफा आपको नहीं आने देगा। ये ऐसे ही है कि मेरे घर में आके कोई अगर मेरे घर के कीड़े निकालना चाहेगा तो मैं एक दफा तो बर्दाश्त कर लूंगा, दूसरी दफा मैं उस शख्स को घुसने नहीं दूंगा। सिंपल सी बात है। तो जो देश होता है वो घर की तरह होता है। अगर हम दूसरे के घर की इज्जत करेंगे तो अपनी इज्जत भी करवाएंगे। और भारत को तो मैं दूसरे का घर नहीं समझता, मैं अपना ही घर समझता हूँ। मेरी ही माँ नानी की धरती है, यानी मेरी ही धरती है। भले से मैं कनाडा रहता हूँ, मुझे कैनेडियन होने पे फख्र है, बहुत हमारा खूबसूरत देश है कनाडा, लेकिन जो मेरी सिविलाइजेशन है वो भारत है। सही। पाकिस्तान भारत का हिस्सा है, जैसे जर्मनी फ्रांस सब यूरोप के हिस्से हैं। तो ताहिर साहब, ना सिर्फ आप बल्कि अब तो दुनिया के बहुत कंट्रीज और वेस्ट के बेशुमार लोग ऐसे हैं जो इंडिया को ही अपना घर समझते हैं और वहीं पर नजर आते हैं अक्सर औकात। तो ऐसे मुझे अब आपने ये कहा कि देखिए किसी के खिलाफ भी बाइसेस हों तो फिर जाहिर है कि उसको, तो पाकिस्तान ये कह रहा है कि इंडिया की तरफ से ये जो एक स्टेप लिया गया है, तो ये भी जो है वो समझता है कि भाई ये तो अच्छी बात नहीं है, इसकी वजह ये है कि ये तो हमारे खिलाफ किया जा रहा है। अच्छा, अब उसमें ये है कि मैं देख रही थी कि खबर ये है कि इंडिया की तरफ से जो है वो आईएमएफ को ये कहा गया है कि ये इंश्योर किया जाए कि पाकिस्तान को जो लोन दिया जा रहा है वो उसको डाइवर्ट लोन्स टू फूड डिफेंस बिल्स, एक तो इसमें इस्तेमाल ना करे, लोन्स को इस तरफ डाइवर्ट ना करे कि वो इस तरह के किसी उसमें जो है मिलिट्री या डिफेंस के उसमें इस्तेमाल किए जाए। दूसरा ये भी उसमें कहा गया है कि नॉट बी रीप्लॉयड टुवर्ड्स डिफेंस बिल्स एंड रीपेमेंट ऑफ लोन्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो आप इस इकदाम को, इंडिया के स्टेप को कैसे देख रहे हैं कि अगर उन्होंने आईएमएफ को ये कहा है, एक तो ये इसमें सवाल खड़ा होता है कि क्या आईएमएफ उनकी बात मानकर रुक जाएगा, और दूसरा ये कि क्या कोई कंट्री किसी हमसाया कंट्री के या किसी भी कंट्री के हवाले से कुछ ऐसा इकदाम ले सकता है कि वो कहे कि नहीं, अगर आप इनको दे रहे हैं आप ना दें, और अगर दे रहे हैं तो फिर इनको ये कहें कि इस मद में इसको इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। देखिए, मुझे इस खबर की तफसीलात का नहीं पता, शायद ये बड़ी कोई लेटेस्ट खबर है और आप ही से मैंने सुनी है अभी अभी नहीं सर, खबर। ये तो बल्कि दो दिन से चल रही है मेरी नजर अच्छा, से, दो लेकिन ये दो दो एग्जैक्टली हाँ, इंडियन मैं भी मीडिया में शायद ये सफर खबर में था। मौजूद जी, है। जी। जी सफर में था, कल ही लौटा हूँ और मैं मिस कर गया। और वैसे भी कोई जरूरी नहीं कि हम जर्नलिस्ट तमाम खबरों से हर वक्त जी। आगाह जी। हों, कोई ना कोई चीज मिस हो जाती है। लेकिन मैं इस पे जो तबसरा कर सकता हूँ वो ये है कि देखिए, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जिसको आईएमएफ कहते हैं, ये अमेरिका का बैंक नहीं है, ये पूरी दुनिया का बैंक है।
ये अलग बात है कि इसमें जो कॉन्ट्रीब्यूशंस दी जाती हैं, हर देश इसमें अपना अपना कोई रेशो के हिसाब से कॉन्ट्रीब्यूशन देता है, और जो जितना बड़ा कोई देश होता है उसकी उतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है। जैसे अमेरिका सबसे बड़ी दुनिया की इकोनॉमी है और इसका हेडक्वार्टर भी अमेरिका में है, तो ऑफ कोर्स अमेरिका की कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, यूरोपियन यूनियन की है, चाइना की भी कंट्रीब्यूशन है, इंडिया की भी कुछ ना कुछ होगी, और हो सकता है पाकिस्तान भी को थोड़ा बहुत इसको कंट्रीब्यूट करता हो, चुके इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, ये एक तरह से सारी दुनिया का बैंक है जिसमें सारी दुनिया का पैसा इकट्ठा होता है, अमीर अमीर मुल्कों के पैसे ज्यादा होते हैं, और फिर जिस जिसको जरूरत होती है ये पैसे जाते हैं। तो मैं सिर्फ ये गैस कर सकता हूं कि क्या इंडिया ऐसा कर सकता है, आपका सवाल ये है। तो इंडिया भी कोई ना कोई, चूंकि इसका पार्टनर तो है, तो इंडिया भी कह सकता है कि भाई बात ये है कि ये हम सब का बैंक है, इसमें से जिसको भी पैसे मिले वो मतलब इस मद में इस्तेमाल ना हो, क्योंकि आईएमएफ का जो पैसा जा रहा होता है, इंडिया तो चलिए दूर की बात है, खुद आईएमएफ की गवर्निंग बॉडी जिसको पैसे देती है वो साथ कोई 10,000 शर्तें लगा के देती है कि भाई हम आपको पैसे दे रहे हैं। तो देखिए कोई भी मालियाती इदारा हो जिससे हम भी पर्सनल लेवल पर भी लोन लेंगे, वो मेरे को 15 शराइत लगा के देंगे। कोई भी मुझे लोन देते हुए ये नहीं कहेगा कि मैं इससे पिस्तौल खरीद लूं, या मैं ये जो लोन मुझे मिल रहा है मतलब किसी कैनेडियन बैंक से बिजनेस के लिए, तो वो तो यही चाहेंगे कि बिजनेस के लिए लगे, अगर घर के लिए मिल रहा है तो घर के लिए मिल लगे, तो शराइत तो यही होती है। तो इंडिया इसी बुनियाद पर आईएमएफ से अगर कहा है, तो इसी बुनियाद पर वो आईएमएफ से कह सकता है कि भाई बात ये है कि हम भी इसके हिस्सेदार हैं और हमारा भी ये कंसर्न है, इसमें मेरे लिए कोई अचंभे की बात नहीं है अगर ये इंडिया कहे, क्योंकि इंडिया के रीजन में पाकिस्तान है तो इंडिया के कंसर्न्स है। इंडिया ने ये कंसर्न सिर्फ आईएमएफ के हवाले से नहीं, फैटफ के हवाले से भी वाज़ेह तौर पर सामने रखे। फैटफ पे भी इंडिया ने अपना लॉबिंग की या दबाव डाला कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखो, बल्कि मुमकिन अगर हो तो इसको ब्लैक लिस्ट में डालो। तो वो इंडिया ये कह तो सकता है। आप यहाँ की बात कर रही हैं इंडिया के हवाले से, तो एक इंटरनेशनल दबाव है, खुद पाकिस्तान के अंदर से दबाव पड़ रहा है आईएमएफ पे। इमरान खान और उनकी पार्टी ने जो खत लिखा आईएमएफ को कि भाई बात यह कि इलेक्शन यहाँ पे हमारे मुताबिक साफ शफाफ नहीं हुए, तो पाकिस्तान को कर्जा देने से पहले मेक श्योर किया जाए कि ये जो इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं उनको दोबारा से रिविजिट किया जाए और पूरे पोल्स खोले जाएं। तो इंडिया की बात तो आप जरा छोड़िए, खुद पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल जमात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम से जानी जाती है, वो ये दबाव डाल रही है आईएमएफ पे। तो मतलब अब अगर पाकिस्तानी गिला करें इंडिया से कि भाई इंडिया क्यों ये दबाव डाल रहा है आईएमएफ पे, पहले तो उनको पीटीआई से गिला करना चाहिए कि भाई पीटीआई उनकी अपने मुल्क की सबसे पॉपुलर जमात, वो ये कह रही है, और गालबन आईएमएफ ने जवाब भी दे दिया है पीटीआई को, जो हमने सुना है मीडिया के जरिए ही। आईएमएफ ने पीटीआई को जवाब लिखा है, शायद उसमें ये कहा है कि ये बात हमारे दायरा कार में नहीं आती, लेकिन हम चाहते हैं कि ये सारी चीजें साफ शफाफ हों, और हमारा जो कमीशन है पाकिस्तान तब जाएगा जब नई काबीना बन जाएगी। तो अब जाहिर है आईएमएफ अगर नई काबीना के बनने का मुंतजर है, तो इसका मतलब यह है कि आईएमएफ पाकिस्तान के इलेक्शन रिजल्ट्स को तस्लीम कर रहा है। अगर वो तस्लीम ना कर रहा होता तो वो ये कहता कि भाई हम तो नई काबीना का इंतजार तो छोड़िए, हम तो इलेक्शन को ही नहीं मानते। तो लेकिन मतलब दबाव तो डाल दिया। अब अगर पाकिस्तान के हवाले से कोई इंटरनेशनल प्रेशर है या इंटरनल प्रेशर है, तो वो तो मतलब पक्का है, और वो तो पाकिस्तान को फेस करना पड़ रहा है। और जो भी आईएमएफ के गुज़िश्ता 2-3 प्रोग्राम है खास तौर पर, उसमें आपने देखा कि पाकिस्तान पे कितना प्रेशर इंटरनली भी है और एक्सटर्नली भी है, और खुद आईएमएफ का है। तो मेरा ख्याल है कि जो शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान को इन सब दबाव से निकलने के लिए, चाहे वो इंडिया का हो चाहे इंटरनल हो, अपने इकोनॉमिक हालात ठीक करने होंगे। जब तक वो अपने इकोनॉमिक हालात खुद से ऑर्गेनिकली ठीक नहीं करेंगे, ये दबाव तो रहेंगे।
तो लेकिन एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि आप क्या समझते हैं कि इंडिया की तरफ से ये जो एक स्टेप लिया गया है, उस इससे पहले भी बहुत कुछ चलता रहा, बहुत कुछ कहा जाता रहा, लेकिन उन्होंने नहीं कोई ऐसा, हमने देखा कई जगहों पर नहीं भी स्टेप लेते रहे, कुछ ऐसी बात नहीं करते, और बहुत ऐसी बड़ी बड़ी बातें होती हैं जिसमें उनकी तरफ से कोई कुछ नहीं कहा जाता, इग्नोर करते हैं, कोई बात ही नहीं करते। लेकिन इस मौके पर कि जब पाकिस्तान को बहुत शदीद जरूरत है पैसे की, यानी आप सोचिए ना कि नई हुकूमत आई और जो इकोनॉमी आगे बढ़नी है वो उसी की बेस पर बढ़नी है, तो अगर ये पैसा नहीं मिलता या कोई ऐसी सिचुएशन है तो फिर तो वही वो डिफॉल्ट वाली सिचुएशन सामने आ जाएगी। तो आप समझते हैं कि इंडिया का इस वक्त ये कहना आईएमएफ को जो है वो उनके लिए बहुत जरूरी था? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान को पैसे की कब जरूरत नहीं होती। हाँ, ये ये भी नई है। हुकूमत आई है, इनको शदीद जरूरत है। इससे पहले PDM-1 की सरकार थी, तब इससे भी ज्यादा जरूरत थी। जब इमरान खान की सरकार चल रही थी तो उन्होंने कहा था कि IMF से कर्जा लेने की बजाय हम पता नहीं क्या कर लेंगे। तो वो इतने बड़े बड़े बोल बोलने के बावजूद वो IMF के पास गए थे। ठीक है। और ये जरूरत तो पाकिस्तान की तब तक रहनी है जब तक पाकिस्तान अपने इकोनॉमिक हालात को ठीक नहीं करता। अब सवाल ये है कि इंडिया को क्या जरूरत पड़ी हुई है। इंडिया कभी नहीं भी दबाव डालता। देखिए, इंडिया ने फैक्टर पे तो खुल के दबाव डाला, वो तो डॉक्टर लॉबिंग जयशंकर की। ने खुल के कहा था। हाँ। हाँ, मतलब लॉबिंग की। अब अगर इंडिया ने कोई ऐसी बात की है तो वो, मेरा ये ख्याल है कि वो इंडिया इसके लिए बात कर सकता है, क्योंकि IMF का वो भी कंट्रीब्यूटर है। वो IMF से पैसे तो नहीं ले रहे, बहुत साल पहले उन्होंने लिए थे पैसे, उसके बाद तो वो कंट्रीब्यूटर ही है। तो अब इंडिया की बात करना तो बनती है। वो ले तो नहीं रहे, दे रहे हैं, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं IMF को, और तो सर, पाकिस्तान से वो तो खुश तो ताहिर नहीं साहब है। जैसे, सॉरी, पाकिस्तान ने जो ये कहा जैसे कंसाइनमेंट एक रोकी गई और उसके ऊपर पाकिस्तान ने कहा कि ये तो बनता ही नहीं है कि भाई कोई कंट्री जो है किसी दूसरे की कंसाइनमेंट रोक ले, हम भी रोकेंगे। तो पाकिस्तान तो ठहरे कि ये कहेगा कि ये तो बनता नहीं है, तो क्या वो इस स्टैंड पे, पाकिस्तान के इस स्टैंड पे आप क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान भी ये स्टैंड ले सकता है। पाकिस्तान अच्छा। भी ये कह सकता है कि भाई इंडिया का स्टैंड नहीं बनता। ये तो दोनों तरफ से फेयर है ना। इंडिया का ये कहना कि हम कह सकते हैं, पाकिस्तान का ये कहना कि हम ये इंडिया को नहीं कहना। इस बात का फैसला तो IMF करना हाँ। है। IMF की गवर्निंग बॉडी ने करनी है कि भाई किसकी बात कितनी लॉजिकल है और उनके पैरामीटर्स जो हैं उसमें आते हैं। लेकिन देखिए, हमने ये भी खबर उठती उठती सुनी पाकिस्तान की नई नई सरकार की तरफ से बैकडोर डिप्लोमेसी करते हुए इंडिया से कहा गया है कि भाई हम अपने ताल्लुकात को दुरुस्त करते हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इंडिया इस वक्त इस मसला पे बात करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि उनके इलेक्शन अभी होने वाले हैं। तो वो जब नई हुकूमत री इलेक्ट होगी, जिसके बारे में चांसेस यही हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ही हुकूमत री इलेक्ट होगी, तो जब वो नई हुकूमत री इलेक्ट होगी तो उनके पास फिर 5 साल का क्लियर मैंडेट होगा। अभी इंडिया किसी किस्म का पाकिस्तान के साथ बातचीत करना इलेक्शन से फौरन पहले वो मुमकिन नहीं है। तो हमने ये भी तो सर ये वो अपनी हालात है। पसंद का टाइम ढूंढा ना, अपनी, यानी जी। बहुत देर की मेहरमा आते आते बहुत से ऐसे मौके आते रहे कि जिसके ऊपर हम पाकिस्तान की तरफ से कहा जा सकता था और ताल्लुकात अच्छे बनाए जा सकते थे। आपको याद होगा कि जब G20 हो रही थी और कॉन्फ्रेंसेस वहां पे होंगी और SCO, तो उसमें पाकिस्तान की तरफ से गए तो हम तो बजाय ताल्लुकात बेहतर करने के लड़के आ गए। तो वो मौके खो दिया। अब हमें जब खुद जरूरत है कि ऐसा ना हो कि इंडिया की तरफ से कुछ ऐसा कह दिया जाए जो कि उन्होंने IMF को कह दिया, तो फिर हम कह रहे हैं कि चलें हम बना लें। अच्छा, तो हम भी तो अपॉर्चुनिस्ट हैं। नहीं, मतलब देखिए, पाकिस्तान की तरफ से मतलब ये आपकी मेहरबानी है कि आप अपना हम का सिगा इस्तेमाल कर लेती हैं। मैं तो वो नहीं करता, इसलिए कि मैंने तो पाकिस्तान की सिटीजनशिप ही छोड़ दी हुई है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ कैनेडियन सिटीजनशिप रखता हूँ। मैं तो एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के तौर पर पाकिस्तान में बॉर्न जरूर हुआ हूँ, और उसकी वजह से पाकिस्तान को जानता भी हूँ। लेकिन पाकिस्तान की अगर अपॉर्चुनिज्म की बात हो, मैं वो बात करूंगा। तो वो मुझे एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट होने के नाते ये कहना होगा कि हम अगर गुज़िश्ता 4-5 साल में देखिए तो वहां तो इतनी इंस्टेबिलिटी थी। वो तो वो तो किसी किस्म की बात करना अफोर्ड ही नहीं करते थे।
आपको याद होगा इमरान खान की सरकार ने कहा कि हम ट्रेड इंडिया के साथ खोल रहे हैं। हाँ, उस वक्त हमाद अजहर थे गालिबन, मिनिस्टर थे ट्रेड के, जी तो जी। उन्होंने कहा हम खोल रहे हैं। उसके अगले रोज वो गालिबन फौज की तरफ से इशारा आया कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप ट्रेड खोल दें। तो अब वो तो उनके अपने हालात पाकिस्तान के अंदर इतने अनसर्टन हैं कि एक पार्टी कुछ करना चाह रही है, दूसरी पार्टी उसको रोकती है। फिर आप देख लीजिए जब इमरान खान की सरकार को गए और अब तक के इलेक्शन के सफर के दौरान 2 साल का अर्सा है, इस 2 साल में पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ नहीं हुआ। वो दुनिया से क्या मांगेंगे या दुनिया के साथ क्या मुज़ाकरात करेंगे, वो तो अपने ही भंबल भूसे में इतने फंसे हुए हैं कि कहीं 9 घमसान मई का का रंग। वाकया हो रहा है, कहीं मतलब इमरान खान के घर पे रेड हो रहा है, वो कह रहे हैं कि मेरे तो 500 जानसार खड़े हैं, कोई अंदर घुस के दिखाए। तो when a country is in that kind of a situation, वो किसी से क्या मुज़ाकरात करेगा, क्या बातचीत करेगा। वो तो अपने बम्बल भूसों से ही निकल सके तो बड़ी बात है। अभी इलेक्शन हुए हैं, नई सरकार आई है और आपके सामने इलेक्शन कमीशन में कोई मेरा ख्याल है 70-80 सीटों पे वो कंप्लेंट्स खुली हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट में लोग जा रहे हैं। तो पाकिस्तान अपने इन इंटरनल बम्बल भूसों से निकलेगा तो किसी से कोई बात कर तो सकेगा। तो बात, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच कि आपने मेरे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला और बहुत इन डेप्थ एनालिसिस पेश किया। ताहिर गोरा साहब, थैंक्स अ लॉट। दोबारा भी आपसे बात हो। थैंक यू।